Hello everyone, let's start with second unit of sales of Woodsack, that is condition and warranty. I hope मैंने first unit देखा होगा and again it is a revision lecture, so I won't be getting into detail, but still अगर आप first time देख रहे हो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. Very small unit, I have tried to summarize it in 4 to 5 pages. Now, what is condition and warranty? Condition and warranty को जानने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा stipulation का मतलब क्या होता है, okay, and then condition, warranty and so on. ओके, इंट्रोडक्शन टू कंडीशन एंड वारंटी. सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ. लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको कार लेना है. आप सीए बन गए हो दोस्तों, एंड जैसे आप सीए बन गए आपकी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हो जाती है एंड आप एक कार बाय करने जाते हो. एज सुन एज आप एक कार बाय करने जाते हो दोस्तों, गिव मी 1 मिनट. ओके, जैसे आप कार बाय करने जाते हो, आपकी बेसिक कंडीशन होती है कि माइलेज जो है वो एटलीस्ट 25 टू 30 किलोमीटर पर लीटर चाहिए. सो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है. आपने ये रिक्वायरमेंट अपना कन्वे कर दिया, ठीक है. तो कार का जो सेल्समैन है, व्हाट ही सेज, यस सर, आपको ये तो मिलेगा, ये जो आप रिक्वायर कर रहे हो ना, रिक्वायरमेंट आपकी बोल रहे हो 25 टू 30 किलोमीटर, ये तो मिलेगा ही. साथ ही साथ आपको 6 मंथ्स के अंदर अगर टायर में कुछ भी डिफेक्ट आता है मैं रिप्लेस करके दे दूंगा, ठीक है. आप बोलते हो मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 25 टू 30 का माइलेज. ओके, सो लेट अस से आपने कार बाय कर लिया. कार बाय करने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये 25 टू 30 नहीं, ये तो सिर्फ 15 किलोमीटर का माइलेज आपको दे रहा है. मुझे बताओ, क्या आपके मेन कंडीशन का, जिस कंडीशन की वजह से आपने कार बाय किया था, उसका ब्रीच हो गया? यस. तो उस केस में लॉ बोलता है, अगर मेन कंडीशन जिस वजह से आपने कार बाय किया है उसका ब्रीच हो जाता है, ब्रीच मतलब क्या, यस, अगर उसका ब्रीच हो जाता है, मतलब उसको कंप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, रेप्यूडिएट कर सकते हो, बोल सकते हो मुझे वापस पैसे दे दो. समझ में आ रहा है? सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो कंडीशन था, यहाँ पर जो टायर है दोस्तों, टायर उसने कहा 6 मंथ्स के अंदर रिप्लेस करके दे दूंगा. लेट अस से आपने 6 मंथ्स कार बहुत अच्छे से चला लिया, बट 6 मंथ्स के अंदर वो रिप्लेस नहीं कर रहा दोस्तों. उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपका मेन कंडीशन वो नहीं था. समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर मेन एक तो चीज है कंडीशन और एक है वारंटी. ये तो मैंने सिंपल टर्म्स में आपको कह दिया कि यहाँ जो टायर वाला एग्जांपल है, टायर वाला पार्ट है, दैट इज अ वारंटी गिवन बाय द पर्सन, बाय द सेल्समैन. बट कंडीशन इज समथिंग जो मेन एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है. तो सबसे पहले ये समझो, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलर क्या करता है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करता है कि बहुत बढ़िया कार है, ये आपको 60-70 किलोमीटर पर आवर सॉरी पर लीटर चलेगा, एंड ये जो टायर है कभी खराब नहीं होगा. फिर भी 6 मंथ्स तक की 6 मंथ्स में अगर खराब हो जाता है हम आपको पूरा रिप्लेस करके दे देंगे. तो इस केस में अबाउट क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द गुड्स ये काफी रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये जो है ना, ये कंप्लीटली फिट फॉर द बायर्स यूज है, क्योंकि उसका काम है सेल करना. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कहाँ गया, स्टेटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो कुछ चीजें वो ऐसे ही बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो ऐसे ही बोलता है दोस्तों, समझ में आ रहा है. बट अगर रिप्रेजेंटेशन व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट रेलेवेंट एंड डज नॉट हैव लीगल इफेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. वही मैंने बताया, रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसी चीजें जो ऐसे उसने बोल दिया, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है, ना ही उसकी कुछ वैल्यू होती है. बट समझो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है, व्हेन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर रेलेवेंट एंड हैव लीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? पहला, a representation forms part of the contract and have effect on the contract, that is called as stipulation. मतलब जो चीजें वो स्टार्टिंग में कह रहा है ना दोस्तों, जिसकी कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन. बट रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूलेशन. क्लियर है? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जिसकी बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे उसने कहा कि सर ये जो कार का कीचेन होगा ना, की होगा, उसमें मैं बहुत ब्यूटीफुल कीचेन आपको इंसर्ट करके दे दूंगा. अब आप बोलते हो कीचेन लगाए नहीं लगाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. सो दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नहीं लिखेगा कि की चेन भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. देयर इज जस्ट सेड, ही इज जस्ट सेड इट ऐसे रैंडमली आपको इंप्रेस करने के लिए. बट सेकंड, वो जो कार का टायर का वारंटी दिया है 6 मंथ्स का, इवन दो तुमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, तुमको रिक्वायरमेंट माइलेज की थी, स्टिल दैट कार के टायर का रिप्लेसमेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टिप्यूलेशन. क्लियर है? नाउ एवरी स्टिप्यूलेशन डज नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. जैसे स्टिप्यूलेशन नंबर 1 माइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टिप्यूलेशन. स्टिप्यूलेशन नंबर 2 कार के टायर का रिप्लेसमेंट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. माइलेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने कहा मोर सिग्निफिकेंट स्टिप्यूलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कंडीशन, लेस सिग्निफिकेंट स्टिप्यूलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज वारंटी. क्लियर होता है? तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है,
ये है माइलेज, एंड ये जो है ये है टायर। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो मेरी है दैट विल बी कॉल्ड एज कंडीशन, एंड जो उसने वॉलंटरीली दिया हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज वारंटी। तो टू समराइज, सेलर क्या करता है, बहुत सारी चीजें बोलता है, एंड जब वो बोलता है कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बनती है, कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं बनती। जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं बनती है दैट इज कॉल्ड एज यस, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एज यस। समझ में आ रहा है? तो रिप्रेजेंटेशन, स्टिपुलेशन, more important stipulation will be called as condition, less important stipulation will be called as warranty. Now, second, condition is a stipulation essential to main purpose of the contract, breach of which gives rise to ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसल, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। बट वारंटी इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू कोलैटरल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता, मतलब ये मेन कंडीशन को सपोर्ट नहीं करता, सॉरी, ये मेन कंडीशन का काम नहीं करता, ये मेन कंडीशन को सपोर्ट करता है। एसेंशियल टू कोलैटरल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट डज नॉट राइट टू रिजेक्ट दी गुड्स। इस मतलब अगर आपके टायर रिप्लेस नहीं करने की वजह से आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कार रिटर्न ले लो एंड पैसे मुझे रिटर्न दे दो, आप नहीं करोगे। 6 मंथ्स आपने यूज किया, अगर उन्होंने टायर रिप्लेस नहीं किया तो आप क्या बोलोगे, जितना नुकसान हुआ है ना उतना मुझे दे दो, जितना कार मुझे अभी प्राइवेटली अलग से पे करके रिप्लेस करना पड़ेगा उसका मुझे डैमेजेस दे दो। बट मैं कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, कार को रिटर्न करके पैसे रिटर्न नहीं ले सकता। बट वही समझो माइलेज का इशू आता है, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है ऑफ द कंडीशन, तो मैं कार रिटर्न करके पैसे वापस मांग सकता हूं। तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलैटरल टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल मतलब क्या, उससे रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेन जो चीज है ना उससे लिंक्ड है, वो मेन चीज नहीं है। टायर कार का मेन हिस्सा है, कार से कनेक्टेड है, टायर ही एक मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक क्लियर हो जाता है? चलो उसके बाद ऊपर वाला पार्ट हम कंसिडर करते हैं। नाउ देखो ये समरी है कंडीशन और वारंटी। कंडीशन क्या है, एसेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लेट अस से अगेन ये कार है दोस्तों, ठीक है, ये जो कार है ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या है, ये टायर का रिप्लेस करना। सो यहाँ पर ये जो टायर को रिप्लेस करना इज अ वारंटी, एंड इसका जो माइलेज है इट इज अ कंडीशन, जो एसेंशियल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कार को बाई करना इज द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? कार को बाई करना इज द कॉन्ट्रैक्ट, एंड मैं क्यों बाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कंडीशन ऐसा फुलफिल हुआ है कि माइलेज इतना मिलेगा। हेंस इसने कहा है कि एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड वारंटी क्या है, कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसलिए कार नहीं परचेस कर रहा क्योंकि पेट्रोल सॉरी क्योंकि मुझे ये जो क्या बोलते हैं टायर जो है वो 6 मंथ्स में रिप्लेस करके दिया जा रहा है, बट स्टिल इट इज कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ब्रीच क्या हो जाएगा, रेप्यूटेशन, एंड वही वारंटी के केस में ब्रीच हुआ तो क्लेम फॉर डैमेजेस। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद द स्टिपुलेशन एज टू टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन एज टू टाइम? लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा इमीडिएटली, बट आपको पेमेंट करना है इमीडिएटली, ठीक है। ये हो गया टाइम, दोनों के केस में टाइम है, ध्यान से समझना। मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा इमीडिएटली, आप मुझे पेमेंट करोगे पैसा इमीडिएटली। कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा नहीं है कि पेमेंट इमीडिएटली होना चाहिए। समझ में आया? तो लॉ ऐसा बोलता है, ध्यान समझना, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। बाद में वो जो एग्जांपल है वो कंटिन्यू करता हूं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, in terms of contract, stipulation as to time of payment is not deemed to be the essence in the contract of sale। जैसे मैंने कहा इमीडिएटली पेमेंट आपको करना है, वो ऐसा मान नहीं लिया जाएगा कि वो कंडीशन है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, बट ये जो इमीडिएट पेमेंट देना है ये हम कभी भी एसेंशियल कंडीशन नहीं मानेंगे। अगेन मैं आपको गुड्स इमीडिएटली डिलीवर करूंगा, अब इमीडिएट डिलीवरी विल बी कंसिडर्ड एज अ एसेंशियल कंडीशन, बट आप जो इमीडिएट पेमेंट करने वाले हो वो कभी भी इंप्लाइडली या डीम्डली ऐसा नहीं माना जाएगा कि मेन कंडीशन है। एंड अगर आप इमीडिएट पेमेंट नहीं दोगे
तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the stipulation as to time of payment is not deemed to be essence in the contract of sale whether any other stipulation as to time is essence of contract or not depends upon the terms of contract मतलब अगेन देखो whether any other stipulation as to time is essence of contract or not depends upon the terms of contract इसका क्या मतलब है मतलब ये जो immediate delivery वाली बात की ना मैंने ये भी एक टाइम का ही कंडीशन है ये एसेंशियल है या नहीं ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है दोस्तों इट इज एन एसेंशियल कंडीशन तो एसेंशियल कंडीशन मान लिया जाएगा बट पेमेंट विल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एसेंशियल कंडीशन इमीडिएट पेमेंट नहीं आया इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है ऐसा आप नहीं बोल सकते आई होप इतना आपको जो बताया गया है वो क्लियर है फिर आता है कंडीशन एंड वारंटी व्हाट डू मीन बाय कंडीशन व्हाट डू मीन बाय वारंटी अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना सोचना एंड आंसर करना नाउ डिफरेंस मीनिंग कंडीशन मतलब स्टिपुलेशन व्हाट इज स्टिपुलेशन yes representation which forms part of the contract is called as stipulation condition ऐसा condition which is essential to main purpose of the contract is called as condition जैसे yes माइलेज जो था मेरे लिए कार परचेस करने का मेन कंडीशन क्या था माइलेज राइट सो कंडीशन ऐसा स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट वारंटी कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब अले टायर मुझे रिप्लेस करके दे या नहीं दे मैं तो कार परचेस करने वाला था हेंस कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच राइट इन केस ऑफ ब्रीच कंडीशन के केस में क्या आप रेप्यूडिएट कर सकते हो यस अग्रीड पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट इन केस ऑफ वारंटी एन अग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता दोस्तों याद रखना ओके और बोथ ये चीजें आगे पढ़ेंगे आपको और क्लियरली समझेगा कि और बोथ क्यों लिखा है मतलब डैमेजेस एज वेल एज वो कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों चीज वो कर सकता है इसका रीजन थोड़े टाइम में आपको समझेगा कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ऑल्सो बी रीड एज ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब ये क्या बोल रहे हो सर इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट सेम माइलेज जो है आपने कहा था 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर चाहिए बट मिल कितना रहा है 15 to 20 बट आपको कार इतना पसंद आया ना आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो अब आप नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी कार को आप रिटर्न कर दे ठीक है ना तो अब इवन दो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है ड्यू टू योर ओन इंटेंशन मतलब आपके खुद के वजह से आप अब ये कार को रेप्यूडिएट नहीं करना चाहते ये जो कार का अपने बाइक है ना कॉन्ट्रैक्ट इसको रेप्यूडिएट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है अब उस कार से इवन दो कंडीशन का ब्रीच हुआ है आप खुद बोलते हो कोई बात नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा बट जितना नुकसान हुआ है ना उतना मेरे को आप दे दो ठीक है ना सो आप क्या करोगे ब्रीच ऑफ कंडीशन इज रीड एज ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब आप चाहे तो कंडीशन को थोड़ा कम करके मतलब कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो तो यहाँ पर आप सेलर को बोलोगे मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा बट जितना नुकसान हो रहा है उतना मुझे क्या कर दो दे दो सो इट इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बट सेकंड केस ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी रीड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों लेट अस से फॉर एग्जांपल कार का जो टायर वाला एग्जांपल है टायर उसने रिप्लेस करके नहीं दिया तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया क्योंकि उसने वारंटी दी थी कि 6 मंथ्स बाद मैं कार का जो टायर है वो रिप्लेस करके दे दूंगा बट यहाँ पर क्या आप कार को रिटर्न करके पैसे ले सकते हो वापस ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट कर सकते हो नहीं तो यहाँ क्या कि ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी रीड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ जाता है ओके कौन से केस में कंडीशन इज रीड एज वारंटी व्हेन कंडीशन इज रीड एज वारंटी जब कौन से केस में नहीं मतलब अगर समझो आपने ही कंडीशन को ट्रीट किया एज अ वारंटी मतलब कोई कंडीशन थी बट आपने बोल दिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना मुझे डैमेज मिल गया तो भी चलेगा बिकॉज आपको प्रोडक्ट को अभी रिप्लेस या रिटर्न नहीं करना है या कैंसिल नहीं करना है तो उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एज अ रिजल्ट बायर लूजेस राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली क्लेम डैमेजेस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है इन द फॉलोइंग केस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवॉइडेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या अवॉइड नहीं कर सकते इन सारे केसेस में देखो
केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे, सॉरी इंडिविजुअल पॉइंट्स पे, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। वापस बताता हूँ, कंडीशन का ब्रीच हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे केसेस बताए गए हैं इवन इफ ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो आप अवॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, पहला, व्हेन बायर खुद ही वेव करता है द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बायर खुद बोलता है दोस्तों कि मुझे इसको मतलब रिसाइंड नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज एक कंडीशन का ब्रीच हुआ है, मैं रेप्यूटेट नहीं करना चाहता, वो खुद ही वेव ऑफ कर देता है। सेकंड, व्हेन द बायर इलेक्ट्स द ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी। अच्छा सॉरी, व्हेन बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर खुद जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करना चाहता, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको परफॉर्म ही नहीं करना चाहता, वेव ऑफ कर रहा है, बाय बाय टाटा। एंड सेकंड, व्हेन बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर एक्सेप्टेड ईदर होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। सर क्या, वापस पढ़ो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर एक्सेप्टेड इधर होल और एनी पार्ट देयर ऑफ। अब इसका मतलब देखो, ठीक है, अब इसका मतलब समझना होता क्या है। लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। सेलर के पास मल्टीपल गुड्स हैं, ठीक है, ये सारे गुड्स प्रोडक्ट्स ही, ये सारे गुड्स ही हैं, ये सारे वो बायर को सेल करता है, क्या करता है, सेल। एंड बायर बायर को ऐसा कंडीशन रखा गया है बाय दी सेलर कि ये सारे गुड्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 गुड्स आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। लेट अस से इन 7 में से अगर एक भी गुड्स डिफेक्टिव आते हैं तो आप इस एक गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक गुड्स, इस 7 में से एक भी गुड्स क्या हो गया, डिफेक्टिव, तो उस केस में एक गुड्स या 2 गुड्स, मतलब 7 में से कोई भी एक गुड, 2 गुड्स, 3 गुड्स अगर डिफेक्टिव आते हैं तो आप उस एक गुड्स को रिटर्न करके बाकी के 6 अपने पास नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है आपको? या तो सातों के साथ डिफेक्टिव होने चाहिए तो ही आप पूरे के पूरे रिटर्न कर दो। 7 में से अगर एक डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, तो आप मुझे रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न करना है तो पूरे के पूरे 7 करो, जितने डिफेक्टिव हो वो रिटर्न नहीं करो। समझ में आया? ऐसा भी कंडीशन होता है कि लेटर से लॉट में सामान जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना, 7 टन ऑफ सामान जा रहा है, 7 टन है, तो उसमें से 1/2 टन समझो डिफेक्टिव है, तो सामने वाला बायर को ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है। नॉन सेवरेबल मतलब आप इसको पार्टली सेपरेट नहीं कर सकते। नॉन सेवरेबल मतलब नॉन सेपरेबल, ये 7 के 7 टन जो है ना, 7 के 7 टन ये एक ही माना जाएगा। एंड इवन इफ 1-2 इसमें डिफेक्टिव निकलते हैं, आप इसमें से रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा 7 टन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अलग बात है, थोड़े पैसे आप कम दे देना मुझे, वो 2 टन जो डिफेक्टिव है उसके पैसे थोड़े कम दे देना, बट आप 7 में से 2 रिजेक्ट करके बाकी के 6 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड एज नॉन सेवरेबल। तो यहाँ पर बताया क्या गया, देखो अब पढ़ना, अब पढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर एक्सेप्टेड ईदर होल और एनी पार्ट देयरऑफ। तो मुझे बात बताओ, यहाँ पर जैसे उसने 2 टन को एक्सेप्ट कर लिया, उस 7 में से 2 टन डिफेक्टिव थे, 2 टन को इफेक्ट कर लिया, सॉरी 2 टन को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 टन इवन इफ डिफेक्टिव थे, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया दोस्तों। कंडीशन का ब्रीच हुआ है कि नहीं, डिफेक्टिव गुड्स निकला तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जो 7 टन है वो नॉन सेवरेबल है। नॉन सेवरेबल मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हेंस इवन इफ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, मतलब 2 टन के गुड्स डिफेक्टिव है, स्टिल उसको 7 के 7 टन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड। इवन इफ वो पेमेंट थोड़ा कम कर रहा है दोस्तों क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड, a fulfillment of any condition or warranty excused by law by reason of impossibility or otherwise। Let us say for example, ये जो कार का टायर रिप्लेस करना था, इट इज अ वारंटी। ऐसे ही ये कार का टायर रिप्लेस करना शायद कंडीशन हो सकता था, क्योंकि सेलर की रिक्वायरमेंट थी कि टायर जो है वो बहुत बढ़िया चाहिए, 6 मंथ्स में रिप्लेस चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन थी समझो, ठीक है। अब ड्यू टू कोविड 6 मंथ्स बाद
मतलब 6 मंथ्स बाद कोविड आ गया एंड वो टायर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ ये क्या ये जो सेलर है उसके कंट्रोल में है दोस्तों? नहीं। सो इट इटसेल्फ इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी थी, पूरा मार्केट बंद था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कंडीशन या वारंटी फुलफिल नहीं किया जा रहा है ड्यू टू एनी रीजन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या था कि बायर खुद वेव कर रहा है, परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा। सेकंड, वो खुद इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान रहा है दोस्तों? वारंटी मान रहा है। थर्ड, नॉन सेवरेबल है, आपने थोड़ा या फुल एक्सेप्ट कर लिया है। एंड लास्ट, जहां पर इम्पॉसिबिलिटी है या लॉ लॉ ने खुद ने एक्सक्यूज कर दिया है, तो उस केस में आप सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकते। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, पहली बात टाइप्स ऑफ कंडीशन है ये, सॉरी टाइप्स ऑफ कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड का मतलब समझते हैं। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ओके, नाउ हेडिंग अगेन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। आई होप कंडीशन एंड वारंटी क्लियर है आपका। ओके, सो एक्सप्रेस कंडीशन मतलब क्या? एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि मैं एक्सप्रेसली बता रहा हूं ये चीज है। समझ में आया? एक्सप्रेसली बता रहा हूं ये चीज है, या तो ओरली या तो रिटर्न। समझ में आया? या तो ओरली या तो रिटर्न। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस कंडीशन मतलब ये ऐसा चीज है जो बोथ पार्टीज अग्रीड है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि कार का टायर रिप्लेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि इसका माइलेज इतना मिनिमम है, सो एक्सप्रेसली बताया गया है। सेकंड, इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब ये कहीं लिखा नहीं है दोस्तों, इसको मान लिया जाएगा कि ये कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या देखो, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। अच्छा, मतलब इसके बिना मैं कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं करता। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल माइलेज, माइलेज जो है ना, एक तरीके से मैंने कंडीशन रखी है कि इसका माइलेज मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। सेकंड, मैं बोलता हूं कि इसका टायर 6 मंथ में रिप्लेस होना चाहिए, क्या ये मैंने एक्सप्रेसली कहा? हाँ। अच्छा, तो इम्प्लाइड क्या होगा? इम्प्लाइड ये है कि अगर मैंने ये कार बाई किया है तो पैसा मैं ही दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने ये कार बाई किया है तो इसका ओनर मैं ही रहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ये इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस मतलब मैंने एक्सप्रेसली बताया है, एंड इम्प्लाइड मतलब क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होगा बट ये मान लिया जाएगा। इतना कॉमन सेंस की वाली बात है कि इसको इम्प्लाइडली हम समझ लेंगे ये कंडीशन है। सो ऑन द अदर हैंड इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, it is presumed by law present in the contract. It is noted that implied condition waived or negated by express agreement। मतलब क्या इसका कि अगर कोई चीज इम्प्लाइडली आपको कंडीशन के तौर पे नहीं कंसिडर करनी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि ये इम्प्लाइड कंडीशन को हम कंडीशन नहीं मान रहे, इसको हम कंडीशन नहीं मान रहे, ऐसा आपको एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोइंग कंडीशन इज इम्प्लाइड अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये सभी केसेस, क्योंकि देखो एक्सप्रेस जो होता है ना, एक्सप्रेस कंडीशन वो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्सप्रेसली पार्टी टू पार्टी के केस में अलग अलग होगा। बट इम्प्लाइड जो है ये यही सारे हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और कोई चीजें इम्प्लाइड नहीं हो सकती, इम्प्लाइड कंडीशन नहीं हो सकता। कंडीशन एज टू टाइटल, व्हाट डू मीन बाय कंडीशन एज टू टाइटल? अगर कार मैंने बाई किया दोस्तों तो टाइटल किसका होगा? मेरा होगा। एंड अगर मेरा टाइटल है तो मैं क्या किसी और को सेल कर सकता हूँ? यस, मैं तभी सेल कर सकता हूँ जब मेरे पास ओनरशिप आ जाए। कौन सी ओनरशिप? जनरल ओनरशिप मेरे पास आ जाए, स्पेशल नहीं, जनरल। समझ में आता है? मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेरी कार को किसी गैराज में दे दिया एंड उस गैराज वाले के पास जनरल राइट्स है कि स्पेशल स्पेशल राइट्स, वो किसी और को सेल नहीं कर सकता, वो रिपेयर कर सकता है। बट लेट अस से उसने किसी और को सेल कर दिया। अब मुझे बात बताओ, क्या गैरेज वाले पर्सन का टाइटल डिफेक्टिव है कि सही है? यस, वेरी गुड। टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है। टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है। तो उस केस में गैरेज वाले ने जिस किसी को भी सेल किया होगा उसका टाइटल भी क्या हो गया? डिफेक्टिव। राइट और नॉट? देखो क्या लिखा है, every contract of sale unless agreement to contract applies, first implied contract is on part of the seller. In case of sale he has the right to sell the goods। मतलब अगर एक बार सेल हो चुका, मेरे पास कार आ चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी और को कार सेल कर सकता हूँ। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, मतलब अभी तक सेल हुआ नहीं है, मतलब मेरे पास कार आया नहीं है, मतलब अभी तक सेलर ने और मेरे बीच, सेलर और मेरे बीच सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो उस केस में मेरे पास राइट तब आएगा जब प्रॉपर्टी इज टू पास। अभी तक मेरे पास प्रॉपर्टी आया नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी इज टू पास वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ? सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता हूँ। अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है। उसके बाद सेकंड, ये मैंने एग्जांपल में कवर कर लिया।
मतलब मेरी कार को मैंने गोडाउन में दे दिया दोस्तों, सॉरी गोडाउन बोल रहा हूँ, गैराज में दे दिया। ठीक है, मेरी जो कार है, ये जो कार है दोस्तों, ये मैंने गैराज में दे दिया। अब गैराज जो है, ठीक है, ये जो गैराज है, इसने फर्दर सेल कर दिया ये कार। देखो टायर नहीं है यहाँ पर, टायर लगाकर इसने सेल कर दिया, राइट। सो जिस व्यक्ति को सेल किया गया है, बी, ए और ये सी है, ये जो गैराज का ओनर है ये सी है और ये बी है और मैं ए हूँ, राइट। परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या बी के पास गुड टाइटल है? नहीं, मतलब क्या वो राइट ओनर है? नो, राइट। सो मुझे बात बताओ, यहाँ पर गराज वाला सेलर मान लिया जाएगा एंड ये जो बी है ही विल बी द बायर, राइट। तो अब ध्यान से पढ़ना, क्या इस बायर के पास, ये डी के पास गुड टाइटल है? नहीं। क्या ये सी के पास सेल करने का अधिकार था? नहीं। तो अब पढ़ना, इफ द सेलर टाइटल, मतलब ये गराज वाले का टाइटल या ओनरशिप टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर, टू ये वाला बी वाला, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। समझ में आ रहा है? ट्रू ओनर कौन है? मैं। समझ में आया? अब ये जो बायर है ये क्या कर सकता है, ये जो सी है ना, इससे प्राइस रिकवर कर सकता है। समझ में आया? सो यहाँ पर ए, सी और बी, मतलब ए ने सी को गैराज में रखने के लिए सामान दिया था एंड वो गैराज वाला व्यक्ति, मतलब जो सी है, उसने किसी और को सेल कर दिया। नाउ मुझे बात बताओ, क्या गैराज वाले के पास गुड टाइटल था? नहीं, मतलब उसके पास सिर्फ स्पेसिफिक प्राइस थे, बट फिर भी क्या उसने बैड फेथ में बी को सेल कर दिया? यस, इवन इफ बी ने गुड फेथ में बाई किया होगा दोस्तों, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बी सी से पैसे मांग सकता है जो उसने इस कार के दिए थे। समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, अगर गैराज वाले ने सेल किया होगा तो बी ने पैसे दिए होंगे, तो बी से रिटर्न पैसे मांग सकता है। समझ में आ रहा है? बट ए जो है ना, ए को उसको कार रिटर्न देना पड़ेगा जैसे ही ए को पता चलेगा कि कार जो है उसका सेल हो चुका है। आर यू क्लियर? ये समझ में आता है आपको? ओके जी, ओके। सो अगेन एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन इफ द सेलर्स टाइटल और ओनरशिप टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। फिर आता है सेलर बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन। व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिप्शन? देखो एकदम एकदम बीकॉम वाला हो गया। अगर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कोई चीज, मतलब अगर मैं आपको कोई गुड सेल कर रहा हूँ एंड वो डिस्क्रिप्शन का है, मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि ये देखो, ये ऐसा कोई मेडिसिन है जिसको आप खाओगे तो 24 आवर्स तक आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो नॉन स्टॉप, पढ़ाई कर सकते हो नॉन स्टॉप। तो उस केस में आप जब उसको कंज्यूम करो तो वो उसी डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, मतलब जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसी डिस्क्रिप्शन को मैच करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर उस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा तो उस केस में क्या हो गया, इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो गया है। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पैसे रिटर्न ले सकते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या लिखा देखो, by description it is implied condition that goods shall correspond with description। याद रखना, buyer is not bound and accept to pay the price of goods which does not correspond with description। आप अगर गुड्स को बाई करते हो एंड डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रिसाइंड कर सकते हो। सेल बाय सैंपल, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपको कोई चीज का सैंपल दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है, एक सैंपल दिखाता हूं कोई भी चीज का सैंपल, एंड वो सैंपल को आप टेस्ट करते हो और आपको बहुत मजा आता है, आप बोलते हो ऐसा ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, एंड जो फाइनल बल्क प्रोडक्ट मैं आपको देता हूं वो बिल्कुल भी खराब निकलता है, सैंपल से बिल्कुल मैच नहीं करता। अब बताओ चलेगा आपको? नहीं चलेगा दोस्तों। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल बाय सैंपल, इट इज इंप्लाइड कंडीशन दैट बल्क शैल करस्पॉन्ड विद सैंपल इन क्वालिटी। ओके, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कंपेयर करने के लिए टू बल्क विद द सैंपल। गुड्स का क्या होना चाहिए, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। एंड ये किस डिफेक्ट की बात कर रहा है, ये लेटेंट डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा, सॉरी ये लेटेंट डिफेक्ट की बात कर रहा है, पेटेंट डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा। दोस्तों मैं इंडियाज गॉट लेटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये चीज पे बहुत एमसीक्यू था, सॉरी बहुत केस स्टडीज बनते हैं, समझना। सबसे पहले मैंने ये बोला कि सेल बाय सैंपल, जो भी मैंने सैंपल बताया है उस सैंपल से ये रिजेंबल करना चाहिए, सैंपल और एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो सैंपल से रिजेंबल करना चाहिए। एंड सेकेंड, इट शुड बी ऑफ सच क्वालिटी दैट रिजेंबल्स विद द सैंपल। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट ने क्या कहा कि गुड शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कौन सा डिफेक्ट, जो आपने सैंपल के टाइम पे बताया था वही एग्जैक्ट चीज होना चाहिए। तो समझो बल्क के टाइम पे, बल्क जब आपने डिलीवर कर दिया तो उस केस में कुछ डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो लेटेंट और एक पेटेंट। ठीक है, देखो क्या लिखा है,
अच्छा, हिडन फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट। अच्छा, एक तो होता है लेटेंट डिफेक्ट और एक होता है पेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट के बारे में आपके मॉड्यूल में नहीं है तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटेंट डिफेक्ट पे फोकस करो, पेटेंट डिफेक्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने कोई सैंपल के बेसिस पे 100 केजी ऑफ गुड्स मंगा लिए। आपने 100 केजीज को देख लिया एंड आपने देखा कि यार ये गुड्स तो खराब है। अब बताओ क्या उसको एक्सेप्ट करोगे आप? नहीं करोगे दोस्तों, बिकॉज़ कोई भी खराब गुड्स अगर आपको सामने से दिख रहा है तो यू वोंट एक्सेप्ट इट। सो दैट इज कॉल्ड एज़ व्हिच डिफेक्ट? पेटेंट डिफेक्ट्स। एंड पेटेंट डिफेक्ट्स वाले गुड्स आप बाय नहीं करोगे। समझ में आया? तो इन्होंने क्या कहा, कंडीशन का ब्रीच कब होगा? जब आप कोई ऐसा डिफेक्ट के साथ गुड्स डिलीवर कर रहे हो जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट्स। लेटेंट डिफेक्ट्स मतलब वो डिफेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो ऐसा डिफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड अगर ऐसा डिफेक्ट है तो उस केस में किसकी गलती है? सेलर की गलती है। एंड यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच हुआ है एंड बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पैसे वापस ले सकता है। देखो, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल व्हिच शुड नॉट बी अपैरेंट from the reasonable examination of the sample. Simply means it shall be free from hidden defect or latent defect. उसके बाद सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। पहले हमने क्या कहा? सेल बाय डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फिर कहा सेल बाय सैंपल होना चाहिए। उसके बाद कहा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास बासमती राइस का सैंपल है, ठीक है? अब मैंने वो सैंपल मेरे पास से आपको दिखाया, देखो यही सैंपल का मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, बट मैंने ये डिस्क्राइब किया कि जब इसको आप कुक करोगे तो ऐसा अरोमा आएगा कि आपको बहुत मजा आ जाएगा या आपको खाने में आनंद आ जाएगा। सो इट इज सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो उस केस में मैंने सैंपल भी बताया दोस्तों, मैंने क्या बताया? सैंपल भी बता दिया, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, राइट? तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने जब एक्चुअल डिलीवरी दी, सैंपल से तो मैच कर रहा है बट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा। चलेगा दोस्तों? नहीं चलेगा। बट समझो अगर मैंने सैंपल से क्या बोलते हैं, सैंपल से जो सैंपल बताया था मैंने, उस सैंपल से मैच नहीं किया बट डिस्क्रिप्शन जैसे उसने कुक किया दोस्तों वैसे अरोमा आ रहा था, फिर भी नहीं चलेगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो कब चलेगा? सैंपल भी मैच करना चाहिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए, तो ही कंडीशन का फुलफिलमेंट हुआ है, ब्रीच हुआ नहीं है। कैन वी रीड इट? यस। ओके, देखो, व्हेन गुड्स इज सोल्ड in sample as well as description, it is implied condition that goods shall correspond with both. In case goods correspond with sample but not tally with description or vice versa, buyer can repudiate the contract. Repudiate मतलब कैंसिल वो कर सकता है। फिर आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी समझो इसका मतलब क्या है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब होता क्या है, देखो पहले एग्जाम्पल समझते हैं एंड फिर बाद में इसको समझते हैं। ओके ओके, होता क्या है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअल रियल स्टोरी है। हमारा ना एक टी शर्ट का बिजनेस हुआ करता था, ठीक है? ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को काफ़ी मैंने बताया हुआ है। तो ना हमारे पास एक प्रिंटर था जिस पे हम टी शर्ट की प्रिंटिंग करते थे, ठीक है? अब आप बोलोगे क्यों, क्या, कैसे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ये सत्य घटन है, ठीक है ना? सो ये इस पे ना टी शर्ट के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो कस्टमाइज्ड हम प्रिंट करके दे सकते थे। ओके, सो नाउ अब ये बिजनेस तो बंद हो गया दोस्तों। हम कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो कॉलेज में सब कुछ ट्राई किया तो हमने ये बंद कर दिया, ठीक है? अब ये प्रिंटर ओल्ड हो चुका, अब हमको इसको सेल करना था। तो एक यहाँ पर हम सेलर हैं, सामने से कौन आता है? बायर। बायर बोलता है कि हमको ये प्रिंटर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है ले लो। जो भी प्राइस है उसका हमने 90% डिस्काउंटेड प्राइस में सेल कर दिया, बिकॉज हमने काफी टाइम यूज कर लिया एंड अब इसका कोई मार्केट वैल्यू था ही नहीं। तो उन्होंने समझो इस प्रिंट प्रिंट क्या बोलते हैं हम, इस प्रिंटर को 15,000 रुपीज में बाई कर लिया। हु इज दिस बायर? ओके, हमने नहीं पूछा कि किस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए ना, उन्होंने बताया, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, आप बताओगे? नहीं बताओगे। आपका क्या है, प्रिंटर पड़ा है, 15,000 फ्री में आ रहा है, आप ले लो। यस और नो? तो मैंने भी वही किया, हमने भी वही किया कि हमने प्रिंटर दे दिया एंड वहां से उन्होंने प्रिंटर को बाई कर लिया एंड 15,000 हमको मिल गए। हम खुश, वो खुश, सब खुश। एंड फिर 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद उनका कॉल आता है दोस्तों, ठीक है? 2 डेज के बाद जैसे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर ये जो मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ ये प्रिंट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैम आप किस चीज पे प्रिंट कर रहे हो? तो मैम ने कहा हम केक पे प्रिंटिंग करते हैं। सोचो, लॉल। देखो, केक पे प्रिंटिंग मतलब वो क्या करते थे, केक के ऊपर जो डिजाइनर केक्स आते थे वो फ्लेवर्ड
कुछ होता है ईटेबल इंक होते हैं, एंड वही सारे इंक को यूज करके वो केक पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे। सो नाउ इस केस में वो मुझसे पैसे रिटर्न मांग रहे थे। इज इट पॉसिबल या इज इट लीगली राइट फॉर हर टू आस्क द रिफंड? क्या कैन शी रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? आप खुद सोच के बताओ, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लोग बोल रहे होंगे यस, कुछ लोग बोल रहे होंगे नो। देखो, यहाँ पर मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी या हमारी गलती बिल्कुल नहीं थी। अगर उन्होंने मुझे कहा होता कि सर मुझे ऐसा प्रिंटर चाहिए जिससे मैं केक के प्रिंट कर सकूं, तो मैं बिल्कुल ही बोलता कि ये प्रिंटर इज नॉट फिट फॉर यू, दिस प्रिंटर इज नॉट फिट फॉर यू। बट उन्होंने मुझे ये चीज नहीं बताया, तो उस केस में मेरी कोई गलती है नहीं। सो किसकी गलती है? उनकी गलती है। आर यू गेटिंग इट? सो इस केस में सेलर की कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? बायर की गलती है, राइट? सो क्योंकि बायर को चेक करना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मैं बाई कर रही हूं, इज दिस फिट फॉर द फॉर द पर्पज आई एम यूजिंग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कंडीशन एज टू टाइटल जो है किसकी गलती है? यस, किसकी गलती है? सेलर या बायर? यस। सेल बाय डिस्क्रिप्शन किसकी गलती है? मतलब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, किसकी गलती है? यस, सेलर की गलती है। सेल बाय सैंपल अगर नहीं हो रहा तो किसकी गलती है? यस, अगेन सेलर की गलती है। उसके बाद इन्होंने कहा सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से भी नहीं हो रहा, किसकी गलती है? सेलर की गलती है। हेंस आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। बट कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस किसकी गलती है? परफेक्ट। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सेलर की गलती ही नहीं है, यहाँ पर बायर की गलती है। जैसे मेरे केस में वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसकी गलती है कि उसको जब प्रिंटर लेना, जब शी वाज बाइंग द प्रिंटर, शी हैड टू चेक इट, इट वाज her responsibility to check, she should have been aware, let the buyer be aware। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पर, ये हम थोड़े आगे पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पर? आपको इतना समझ में आता है तो इन्होंने क्या कहा पता है कि ऑर्डिनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स। मतलब कोई ऐसा इम्प्लाइड कंडीशन बना ही नहीं है दोस्तों। मतलब अब तक हमने क्या कहा कि कंडीशन एज टू क्वालिटी है, कंडीशन एज टू कंडीशन एज टू टाइटल है, कंडीशन एज टू सैंपल है, ये सारे कंडीशन का ब्रीच किया सेलर ने। बट क्वालिटी और फिटनेस का ब्रीच नहीं कर सकता कौन? सेलर। क्योंकि ये किसका रिक्वायरमेंट है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट द बायर बी अवेयर। यहाँ पर बायर को देखना चाहिए कि उसके लिए फिट है या नहीं है ये गुड्स। जैसे ये जो प्रिंटर मेरे से बाई किया गया था, उस वुमेन को देखना चाहिए था कि क्या ये मेरे केक के लिए परफेक्ट है या क्या केक पे प्रिंट हो सकता है या नहीं। वेरी गुड। सो ऑर्डिनरली there is no implied condition as to quality or fitness of goods. There is implied condition on the part of the seller that goods supplied shall reasonably fit for purpose which buyer wants them। ठीक है ना? Provided following conditions are fulfilled। मतलब इस केस में, ये सारे केस में देखो, अगर आपको इंग्लिश समझ में आएगा तो हमने क्या बोला, ये सारे केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा कि बायर? यस। ये सारे केस में, अगेन ये जो तीनों केस लिखा ना यहाँ पर, तो इस केस में सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी सब केस में बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। देखो कौन से केस में, द बायर शुड मेड नो टू द सेलर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस। मतलब उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने, उस वुमेन ने मुझे बताया कि ये जो प्रिंटर है मुझे केक के लिए चाहिए। सेकंड, मैं जो बायर हूँ, सामने वाला जो बायर है, शाल रिलाई टू द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। वो सामने वाला व्यक्ति मेरे पे रिलाई कर रहा है, मेरे स्किल पे रिलाई कर रहा है कि मैं सही प्रिंटर उनको दे रहा हूँ। लास्ट, द गुड्स शाल बी ऑफ डिस्क्रिप्शन डेल्ट by the seller whether he is manufactured or not। मतलब मैं उस गुड्स का डीलर हूं, भले ही वो मैन्युफैक्चरर रहूं या डीलर रहूं, उससे फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैं उस चीज को सेल कर रहा हूं तो उस केस में मुझे अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मैं किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे चाहिए, तो मुझे प्रॉपरली बताना चाहिए था। ठीक है? अगेन टू समराइज एवरीथिंग, लेट अस से फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर वुमन ने मुझे ये बताया होता कि मुझे केक पे प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। तो उस केस में फर्स्ट इज शी हैज टोल्ड मी द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया, यस और नो? देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया डिस्क्रिप्शन। सेकंड, मेरे पे रिलाई किया उन्होंने। एंड थर्ड, मेरे पास, मैं ना ही मैन्युफैक्चरर हूं ना ही डीलर हूं, स्टिल मेरे पास वो प्रिंटर है, मैंने वो सेल किया। यस, तो यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच हुआ है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये तीनों चीज फुलफिल किया एंड देन मैंने सेल कर दिया। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी मैं अगर उनको सेल कर देता वो प्रोडक्ट, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता, वो कैंसिल रेपुटेट कर सकते थे। बट एक्चुअल स्टोरी क्या है, ना उन्होंने मुझसे पूछा ना मैंने उनको कहा, मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी ही नहीं बताने की। समझ में आ रहा है? तो उस केस में
ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, जनरली देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगेन रीड करते हैं, ऑर्डिनरली देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स, देर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, on the part of the seller. Implied condition कब आएगा? That goods supplied shall reasonably fit for the purpose which buyer wants them, provided following condition are fulfilled. ये condition में ही implied applicable हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जनरली बायर पे कोई, सॉरी, जनरली सेलर पे कोई यू नो ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट ये 3 केस होता है, तो इस केस में सेलर की गलती है। अदर केस बायर शुड बी अवेयर, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट ये 1 2 3 पॉइंट्स के लिए सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, उसके बाद कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी मतलब देखो, ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, इट शुड बी ऑफ यूजेबल कंडीशन। मर्केंटेबिलिटी मतलब लेट अस से आप अगर कोई मार्केट से एक चार्जर बाय करते हो दोस्तों, ठीक है, वो चार्जर से आप अपना सेलफोन चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। सो इट शुड बी ऑफ सच कि वो क्या हो रहा है, यूजेबल कंडीशन का होना चाहिए। तो उसमें 2 कंडीशन है, इट शैल बी ब्रॉड बाय डिस्क्रिप्शन कि ए फोन चार्ज होता है ना, ऐसे आईफोन चार्ज होता है ना, S23 अल्ट्रा चार्ज होता है कि नहीं होता। अच्छा, द सेलर शैल बी डीलर ऑफ द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों कंडीशन हो गया, तो मर्केंटेबल होना चाहिए, नॉन मर्केंटेबल है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन एज टू होलसमनेस। लेट अस से फॉर एग्जांपल आप पानी पूरी खाने जाते हो दोस्तों, एंड वो पानी पूरी वाला जो अंकल है वो आपको पानी पूरी बनाकर दे देता है दोस्तों, जो भी पानी पूरी है वो पानी पूरी आपको बनाकर दे देगा। अब नेक्स्ट डे आपका पेट खराब हो गया दोस्तों। नाउ आप बताओ, अगर आप पानी पूरी वाले के पास जाते हो तो क्या वो ऐसे बोल सकता है, मेरे यहाँ पानी पूरी ऐसे ही मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए था, लेट द बायर बी अवेयर? नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर कोई ईटेबल्स आप कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो होलसम कंडीशन का है। क्या है? देखो, कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजन इन एडिशन टू इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी होलसम। होलसम मतलब क्या, कि खाने के क्वालिटी का होना चाहिए, या इस तरीके का होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए कि मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अगर आपने कंज्यूम करते वक्त ये आपको कोई दिक्कत आती है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा, एंड आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके पैसे वापस मांग सकते हो। फिर आता है क्या? इंप्लाइड वारंटी। देखो, अगेन एक्सप्रेस वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट इंप्लाइड वारंटी, यस, इंप्लाइड वारंटी जो है वो लॉ में बताया गया है, इसके अलावा और कोई इंप्लाइड वारंटी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, इट इज द स्टिपुलेशन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सप्रेस वर्ड्स, बट लॉ प्रिज्यूम करता है। समझ में आया? बट समझो, इनमें से कोई चीज को अगर आपको नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनाना, तो आप एक्सप्रेसली इंक्लूड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन एंड वारंटी एज टू नॉन इन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। अब ये दोनों चीज को मैं एक ही एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? अच्छा, देखो, समझो फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस प्रॉपर्टी बाय की है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, आपने एक कार बाय किया दोस्तों। क्या बाय किया है? कार। बट जो कार बाय किया था ना, ये मिस्टर बी से किया था, आप मिस्टर ए हो, एंड ये जो कार है ये देना बैंक में मिस्टर बी ने सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई है, ठीक है? मतलब कार को मिस्टर बी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट एज ए सिक्योरिटी देना बैंक के पास है। मतलब देना बैंक चाहे तो ये सिक्योरिटी दो दिया गया है, दिस कार को सेल कर सकती है अगर मिस्टर बी ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो। आपको पता ना सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है? ओनली इफ अगर मिस्टर बी ने लोन लिया है देना बैंक से, तो उस केस में सिक्योर्ड लोन करके कुछ होता है। तो सिक्योर्ड लोन में जो भी असेट मिस्टर बी के पास है वो देना बैंक के पास उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, ठीक है? तो एक्चुअल में देना बैंक के पास एक राइट है कि लोन का पेमेंट नहीं किया तो मिस्टर बी के पास जो एक कार है वो सेल कर सकता है। कौन? देना बैंक, ठीक है? अब मिस्टर बी ने क्या कर दिया, ये कार को मिस्टर ए को सेल कर दिया दोस्तों, ठीक है? एंड मिस्टर ए ने क्या कर दिया, इनको पैसे दे दिए। नाउ हु इज द ओनर ऑफ द कार? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने तो गुड फेथ में बाई किया, हाँ या नहीं? अच्छा, तो अब मुझे बात बताओ, हु इज द ट्रू ओनर? नो, हु इज द ट्रू ओनर? यस,
देना बैंक इज द ट्रू ओनर नो। अब बोलोगे कैसे सर, जैसे ही लोन का रिपेमेंट नहीं होता है, जैसे लोन का रिपेमेंट का डेट आ गया, आपने डेट नहीं सॉरी आपने मतलब मिस्टर बी ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, अब देना बैंक कैन टेक कंट्रोल ऑफ द कार एंड सेल इट एंड रिकवर द अमाउंट ऑफ द लोन अनपेड। सो यहां पर ध्यान से समझना, क्या मिस्टर ए के साथ यहां पर गलत हुआ है? यस, क्योंकि मिस्टर ए को तो ये पता ही नहीं था कि ये जो कार है ये देना बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी दिया गया है। यस और नो? सो इफ मिस्टर ए वांट्स टू यूज दिस कार, ठीक है, तो क्या ये क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन है इनके पास? मिस्टर ए के पास क्या क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन है? नहीं, क्योंकि देना बैंक बार बार मिस्टर ए को परेशान कर रहा है कि कार हमारी है, कार हमको सेल करना है, मिस्टर बी ने आपके फ्रॉड किया है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ए के पास अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है दोस्तों, सॉरी डिस्टर्ब्ड पोजीशन है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन नहीं है। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर किसी को आपने गुड्स सेल किया है तो ऐसा इंप्लाइड वारंटी होगा कि उनके पास अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होना चाहिए। बट अपने एग्जांपल के केस में आप मुझे बात बताओ, क्या बैंक वाले बार बार आके कहाँ गया मिस्टर ए को परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते मिस्टर ए डिस्टर्ब्ड पोजेसर है दोस्तों, डिस्टर्ब काफी हुआ है उनको, तो यहाँ पर क्या हो गया, वारंटी हैज टू डिस्टर्ब्ड पोजीशन हुआ है। मतलब क्या इसका ब्रीच हुआ है? यस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर क्या बताया देखो, इट इज इंप्लाइड वारंटी दैट बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स। सो the buyer has got the possession, later on disturbed in his possession, he shall sue the seller for the breach of warranty। तो यहाँ पर रेमेडी क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ मिस्टर ए? वो सू कर सकता है मिस्टर बी को, वो बैंक को कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, बिकॉज बैंक हैज डन इट इन गुड फेथ एंड बैंक के पास पूरा राइट है टू डू इट। वो बी को क्या कर सकता है, सू कर सकता है, बी के ऊपर लीगल एक्शन कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, सेकेंड, वारंटी हैज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। मतलब अगर आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इट शैल बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंस मतलब क्या, उसके ऊपर कोई चार्ज क्रेडिट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसका क्या मतलब है? यही मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो गुड्स है, ये जो कार, ये जो गुड्स था, ये यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी मतलब एनकम्बर्ड था। एनकम्बर्ड मतलब थर्ड पार्टी देना बैंक है, देना बैंक के नाम से क्या बन चुका, सिक्योरिटी बन चुकी है, एंड इसका इंफॉर्मेशन मिस्टर ए को नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो अगेन रीड करो, इट इज इंप्लाइड दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, उसके थर्ड पार्टी के चार्ज या एनकम्बरेंस में होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको डिक्लेयर कर देना बायर को बिफोर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सू करके। वारंटी हैज टू फिटनेस और क्वालिटी बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। नाउ अगेन, इसके पहले आपने एक चीज पढ़ा, कंडीशन एज टू क्वालिटी। यस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगेन मैं आपको बता देता हूं कहां लिखा, सॉरी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस? परफेक्ट, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्योंकि ये किसकी गलती है? यस, लेट द बायर बी अवेयर। तो यहां क्या बोला है देखो, वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब लेटर से यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है या वारंटी का ब्रीच हुआ है। मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जनरली फॉर एग्जांपल, आप ऐसा कोई एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई शॉप है, ऐसा कोई स्वीट का शॉप है जहां पर स्वीट जो है ना एक यूनिक फ्लेवर आपको मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ओजा स्वीट्स करके हैं। अब ओजा स्वीट्स का जो नाम है ना दोस्तों, दैट इज नोन फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्वीट्स। लेट अस से यू आर एंटरिंग इनटू शॉप कंसीडरिंग कि यहाँ पर फ्रेश स्वीट्स और बेस्ट स्वीट्स मिलते हैं। आप चाहे तो कोई और स्वीट्स पे जा सकते हो, बट आप ओजा के पास से क्यों गए? क्योंकि यू थिंक कि उनके पास बेस्ट स्वीट्स मिलते हैं। लेट अस से यू कंज्यूम द स्वीट एंड फिर आपको ऐसा लगता है ये तो एकदम बकवास है, एकदम खराब है, आपका बिल्कुल होलसम नहीं है। तो उस केस में आप मुझे बात बताओ, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि बायर शुड बी अवेयर, बायर को कंज्यूम करते हुए देखना चाहिए था? नहीं दोस्तों, यहाँ पर यूसेज ऑफ ट्रेड आ गया। मतलब इतने टाइम से ओजा स्वीट्स का नाम है टू प्रोवाइड सच क्वालिटी, आप अवेयर कैसे रहते हैं? आपको तो ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति का नाम है, मतलब यहाँ पर स्वीट बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो इन्होंने तुम्हारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा है। तो अगर ट्रस्ट तोड़ दिया है तो उस केस में
आपको उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आप कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है, रेपुडिएट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, बट यहाँ पर आपका ट्रस्ट को तोड़ा गया है। दैट मीन्स जो इतने टाइम से ट्रेड यूसेज ऑफ ट्रेड चलते आ रहा है, ट्रेड प्रैक्टिस चलते आ रहा है कि वो बेस्ट है, उनका इन्होंने मिसयूज किया है, हेंस यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। सो यहाँ पर क्या लिख बताया है, देखो, इट इज implied वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी फॉर पर्टिकुलर पर्पस मे बी अटैच्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस है कि ओजा स्वीट्स इज द बेस्ट स्वीट्स, अगर आप उससे कंज्यूम करते हो तो आपको आपको वही क्वालिटी मिलेगा, और वो क्वालिटी नहीं मिला तो यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हुआ है, यहाँ ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, बिकॉज आप नाम देख कर गए थे। बट इसके पहले वाला एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पर बायर अवेयर होना चाहिए था, वहां पर कंडीशन का ब्रीच हुआ था, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड। समझ में आया, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वो अलग है, यहाँ पर वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी बाय यूसेज ऑफ ट्रेड ये अलग है। अगेन मैं अगर आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से, अगर आपने वो पुराना वाला एग्जाम्पल अगर याद है, जो प्रिंटर मेरे पास से प्रिंटर लेने आए थे, वहां पर कंडीशन का ब्रीच हुआ था, कंडीशन का ब्रीच हुआ था, राइट? कैसे? उन्होंने मुझे बताया था, फिर भी मैंने गलत सामान दे दिया, बट ये वाले केस में, कौन से वाले केस में, वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी के केस में, मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं बेस्ट प्रोडक्ट सेल करता हूं, बट मैंने उनको खराब प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो इस केस में शी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस एंड नॉट रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स मतलब, जैसे लेटर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो दोस्तों, तो उस केस में ना आप ब्रांड के पीछे ऐसा पैकेजिंग देखोगे, प्लीज कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो बाहर है ना वो बेवकूफ है, उसको सारी डिटेल्स प्रॉपरली बताओ, ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि डेंजरस नेचर है ये, अगर आप चिल्ड्रंस के पास रखोगे तो चिल्ड्रन उसको कंज्यूम कर लेगा, यस और नो, एंड कंज्यूम कर लेगा तो चोक करके मर सकता है दोस्तों। हेंस इन्होंने कहा कि अगर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स के बारे में बताया नहीं है एंड कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर देता है, तो कंज्यूमर आपके गलती के ऊपर पॉइंट करेगा कि आपको बताना चाहिए था ये प्रोडक्ट क्या है, डेंजरस नेचर का है, आपने बताया नहीं, इसलिए मेरे जो बच्चे ने क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, एंड नाउ ही इज इन डेंजर, एंड उनको मेडिकल सपोर्ट लग रही है, तो इतना डैमेजेस हुआ, इतना नुकसान हुआ है, तो आप पे क्लेम आएगा। तो इन्होंने कहा कि इफ गुड्स डेंजरस नेचर एंड बायर इज इग्नोरेंट, मैंने कहा बायर बेवकूफ है, देख रहे हो, बायर इज इग्नोरेंट ऑफ सच डेंजर, seller must warn buyer about the probable danger, so breach of warranty and seller is liable for damages। समझ में आ रहा है? सो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ने अगर कोई प्रोडक्ट दिया है तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों, उसके ऊपर बताया जाएगा कि प्लीज कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि अगर वो बताया नहीं है तो बायर तो इग्नोरेंट है, तो बायर तो उस प्लास्टिक पेपर को शायद चाइल्ड ने खा लिया, नाउ दैट प्लास्टिक इज मेड ऑफ सच मटेरियल विच इज वेरी टॉक्सिक फॉर द चाइल्ड, अब चाइल्ड हो गया बीमार दोस्तों, तो उस केस में ऑल द डैमेजेस विल हैव टू बी पेड बाय दी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट वंस दैट पर्सन सूज फॉर दी वारंटी का ब्रीच। एंड लास्ट में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पर। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पर? दैट मींस, पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड केविएट एम्पर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। ये इसके पहले हमने कहाँ बात किया, ये हमने कहा पता है, कब कहा पता है, यहाँ पर कंडीशन एज टू क्वालिटी में। सो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के केस में हमने कहा लेट द बायर बी अवेयर। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपके आईसीए मॉड्यूल में है। इसमें होता क्या, देखो, एक मदर है, ये थोड़ा एडवांस्ड एग्जांपल है, वहां कुछ अलग है, मैं कुछ बता रहा हूँ थोड़ा एडवांस है, मतलब कुछ चीजें डिटेल्स एडेड है। लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे कहा कि बासमती राइस आप लेकर आओ, बिरयानी बनानी है मस्त। तो मैं क्या करता हूँ, शॉप के पास जाता हूँ, शॉपकीपर के पास जाके मैं बोलता हूँ कि मुझे आप बासमती राइस दे दो। अब शॉपकीपर मुझे नहीं पूछेगा, भैया जी आपको बासमती राइस क्यों चाहिए, बिरयानी बनानी है या क्या बनानी है, ही विल नेवर आस्क, राइट? तो वो बासमती राइस मुझे दे देगा। अब मैं घर पे लेकर आऊंगा, घर पे लेकर आकर मम्मी को दे दूंगा, लो बासमती राइस, मम्मी बिरयानी मस्त बनाएंगी। एंड व्हेन वी आर ईटिंग बिरयानी, मम्मी ने फील किया कि यार ये बासमती राइस तो बिल्कुल सही नहीं है, ये बिरयानी के लिए तो सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस वो लेकर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये बासमती राइस तो बिरयानी के लिए बेस्ट था ही नहीं। यस, तो उस केस में शॉपकीपर बोलेगा, सर अगर आपने पहले बोला होता ना कि बासमती राइस फॉर बिरयानी, तो मैं वही राइस देता, आपने सिर्फ बासमती राइस बोला तो मैंने पुलाव वाला दे दिया। समझ में आ रहा है? सो इस केस में हु शुड बी अवेयर, बायर शुड बी अवेयर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पर क्या बोलता है, बायर को अवेयर करता है। अगेन यहां पर मैं लिख देता हूं, समझना है यहां पर, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पर ये प्रोटेक्ट किसको करता है, सेलर को, एंड अगेंस्ट किसके है,
बायर के, ठीक है। नाउ अभी सिर्फ सिंपली रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। When seller display goods in the open market, it is buyer who shall make proper selection. अगर goods defective है, buyer shall not hold seller liable. समझ में आया? And seller is not bound for the disclosure for the defects while selling. जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने जब प्रिंटर सेल कर रहा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैम ये प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। If goods turned out defective or does not serve purpose or he depends on his skill and judgment, buyer shall not hold seller liable. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस केस में वुमेन ने अपना दिमाग लगाया, उसने मुझे पूछा नहीं है तो मैं लाइबल नहीं रहूंगा, दैट वुमेन विल बी लाइबल। ओके, फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर सेलर टू बी लाइबल। सेलर मतलब कौन? मैं। यस, मैं कब लाइबल रहूंगा? 3 केस में, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। 3 केस में आई विल बी कंसिडर्ड लाइबल एंड सामने वाला व्यक्ति विल नॉट बी लाइबल, मतलब वो वुमेन लाइबल नहीं होगी, मैंने कंडीशन का ब्रीच कैसा मान लिया जाएगा। कौन से केस में? पहले उसने मुझे बताया कि मुझे जो प्रिंटर चाहिए वो फॉर केक के लिए चाहिए, मेरे स्किल और जजमेंट पे उसने रिलाई किया। एंड सेकेंड, मैं डीलर ऑफ द गुड्स हूँ ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। बट इसके पहले जो हमने पढ़ा वो वहां लिखा है कि भले मैं डीलर रहूं या मैन्युफैक्चरर नहीं रहूं, डीलर भले रहूं या नहीं रहूं, मैन्युफैक्चरर रहूं या नहीं रहूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी ये कहा है सेलर मस्ट बी डीलर इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब मैं उस गुड्स का डीलर होना जरूरी है। फिर एक्सेप्शन, मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पर का एक्सेप्शन की बात करता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन उल्टा काम करता है दोस्तों। तो अगर केवे टेम्पलेट प्रोटेक्ट करता है सेलर को, तो उसका एक्सेप्शन सपोर्ट किसको करेगा? बायर को, बराबर है। एंड किसके अगेंस्ट होगा? सेलर के। क्या हमने ये चीज पढ़ी है पहले से? यस, ये हमने पढ़ी है दोस्तों। मतलब अगेंस्ट दी सेलर प्रोटेक्ट दी बायर, कहां पढ़ा हमने? यस, कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन। देखो कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब अगर टाइटल सही नहीं है तो किसकी गलती है? यस, सेलर की गलती है। सैंपल से मैच नहीं कर रहा, किसकी गलती है? सेलर की गलती है, बायर की गलती नहीं है। सो यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या सारे पॉइंट्स आएंगे पता है? वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, देखो कहां लिखा है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स सैंपल से मैच होना चाहिए, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड, समझ में आया? फिर उसके बाद अगर सेलर एक्चुअली कंसील करता है, वो जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली कंसील कर रहा है अबाउट द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, जानबूझकर कंसील कर रहा है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है एंड वो जानबूझकर कंसील कर रहा है। जैसे मेरा प्रिंटर जो है वो प्रिंट ही नहीं करता, प्रिंट, अभी मेरे वाले एग्जांपल में क्या था, प्रिंट करता पर टी शर्ट पे, बट एक्चुअल में क्या है, वो प्रिंट ही खराब, प्रिंटर ही खराब है, मैंने फ्रॉडुलेंटली सेल कर रहा हूं। तो उस केस में एक्सेप्शन प्रोटेक्ट करता है बायर को, इट इट इज अगेंस्ट दी सेलर, मतलब मेरे अगेंस्ट हो जाएगा एंड प्रोटेक्ट करेगा वो वुमेन को, ठीक है ना। उसके बाद फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। नाउ यहां पर गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अब ये क्या है सर? ये समझो, अगर नाइकी का शू है दोस्तों, आदिदास, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है, आप शू बाई करने जाते हो दोस्तों, शू बाई करने के लिए जाते हो, एक मॉल में जाते हो एंड आप बोलते हो बेस्ट शूज मुझे बताओ, बेस्ट शूज मुझे बताओ, किसको? शॉपकीपर को बोलते हो। शॉपकीपर आपको 10 अलग अलग ब्रांड्स के शू रखता है, नाइकी, नाइन, आदिदास, आदिबास, ठीक है, पूमा, उपमा, ऐसे 6 अलग अलग, 10 नहीं, 6 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज आपके सामने रख देता है। आप क्या करते हो? ये शूज सेलेक्ट करने की जगह आप ये वाले कैटेगरी के शूज सेलेक्ट करते हो दोस्तों, नाइन, आदिबास एंड उपमा। अब मुझे बात बताओ, ये किसकी गलती है? एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर इट प्रोटेक्ट्स द बायर अगेंस्ट द सेलर, अगेन इट प्रोटेक्ट्स द बायर अगेंस्ट द सेलर, अगेन इट प्रोटेक्ट्स द बायर एंड इट इज अगेंस्ट द सेलर। सो याद रखना, ये जो केवी टेम्पटर है वो प्रोटेक्ट करता है सेलर को एंड वो अगेंस्ट जाता है बायर के, मतलब एक किसकी बात करता है? बायर तुम्हारी गलती है, बट एक्सेप्शन किसकी गलती है? बायर की गलती है, एंड अगेंस्ट किसकी है? सेलर की गलती है। समझ में आ रहा है? ओके, एंड ये तो हमने कवर कर लिया है ऊपर। नाउ
ये कुछ आरटीपी, एमटीपी एंड केस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस समराइज वे में हम पूरा तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के टाइम पे यू वोंट बी एबल टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, बट अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे एंड आंसर को रीड करोगे यू विल रिमेंबर बिगर क्वेश्चंस आल्सो। मतलब ये एग्जैक्ट समरी ऑफ द एमटीपी आरटीपी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस व्हाट व्हिच इज इन योर मॉड्यूल एंड योर एमटीपी आरटीपीस, उसी का समरी शॉर्ट फॉर्म मैंने किया हुआ है बिकॉज यू काफी बड़े बड़े केस स्टडीज है, तो आप इसको रीड करके जाओगे तो भी आप एग्जैक्टली लिख पाओगे जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम बिकॉज इट इज अ कंप्लीट समरी। X agrees to supply Y timber of half-inch thickness, but the actual timber varies in thickness. Is Y justified in rejecting the timber? तो ये मेन कोर है। एक्चुअल क्वेश्चन इज वेरी बिग इन योर टेक्स्ट बुक, सो आई हैव समराइज्ड इट सो दैट व्हेन रीडिंग दिस यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन एंड राइट इट। उन्होंने कहा यस वाई इज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द टिम्बर एज इट डज नॉट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। देखो सब मेन पॉइंट कवर हो गया, बाकी आपको लिखना कैसा है, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। Mr. Das buys wooden logs from shopkeeper, but the logs are not suitable for making doors and window frames. Can Mr. Das return the logs? Answer is yes. Mr. Das can return the logs as the shopkeeper failed to supply the goods fit for the purpose mentioned. मतलब ये मर्केंटेबल क्वालिटी का था ही नहीं, मर्केंटेबल होना जरूरी है। इसके पहले क्या था, हाफ इंच थिकनेस का चाहिए था बट वो हाफ इंच थिकनेस का नहीं था तो डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो। थर्ड, मिसेस गीता बाइज बासमती राइस बट इट कंटेन्स मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स, कैन शी फाइल अ सूट फॉर फ्रॉड? नो, मिस्टर गीता नहीं, मिसेस गीता नहीं कर सकती फॉर फ्रॉड एज शी कैजुअली एग्जामिन द सैंपल विदाउट नोटिसिंग द डिफेक्ट। याद रखना, इट शैल बी फ्री फ्रॉम विच डिफेक्ट? यस, इट शैल बी फ्री फ्रॉम दैट डिफेक्ट। यहां पर कौन सा डिफेक्ट है? पेटेंट डिफेक्ट है दोस्तों। पेटेंट डिफेक्ट आपको खुद से आइडेंटिफाई करना चाहिए, बायर शुड बी अवेयर। लेटेंट डिफेक्ट बायर अवेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो छुपाया हुआ मिस्टेक है, ठीक है। तो इस केस में गीता कैन नॉट फाइल अ सूट। मिस्टर एम बाइज एन एग्जॉस्ट फैन बट रिसीव्स अ टेबल फैन इंस्टेड, कैन मिस्टर एम रिटर्न द फैन? यस, मिस्टर एम रिटर्न कर सकता है फैन, जैसे वो फिट फॉर द पर्पस नहीं था, मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं था। अंकित बाइज अ ब्लैक पेन बट इट इज एक्चुअली अ ब्लू पेन, कैन अंकित रिटर्न द पेन? दोस्तों नो, अंकित कैन नॉट बिकॉज इंस्ट्रक्शंस इन द पैक, मतलब लेट द बायर बी अवेयर, केविएट एम्प्टर। देखो ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस है बट आई हैव समराइज्ड इट सो दैट एग्जाम्स के पहले आपको काफी हेल्प हो। A retailer sells a defective toy car to a boy who gets injured. Can the retailer claim indemnity from the wholesaler? Yes, the retailer can claim indemnity from the wholesaler as the wholesaler was bound to supply goods free from defects. Clear है? So यहाँ पर आपका ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगेन इट इज समवेयर अराउंड 50 to 60 minutes. I hope this is very helpful to you. I couldn't find much interaction from the previous video and I hope ये वीडियो को आप काफी शेयर करोगे एंड दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई गेट एंड आई एम प्लीज रिमेंबर आई एम डूइंग दिस फॉर यू, सो kindly like, share and subscribe and let's meet for unit 3 and if you need unit 3 and I will be willing to put unit 3 only if you comment unit 3 in the comment section